आज हम बात करें 1922 से 1928 के ईरा की कि कौन सी बात करें 1922 से 1928 के ईरा की, जब यहाँ पर क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक में चल रहा होता है। तो उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को डिप्रेस करने के लिए, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं यानी कि इन्फ्लुएंशियल लीडर होते हैं, तो उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी होते हैं, मार्च 1922 को उनको भी जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। और देयर वाज अ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि बिखराव हो गया, डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो संगठन था वो भी बिखर गया, और साथ ही साथ डिमोरलाइजेशन यानी कि जो उनकी नैतिक वैल्यू थी वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म हुई या डाउन हुई, ठीक है। डिमोरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, खत्म होना, कम होना। और इसी तरह से आगे जब इसमें अब डिबेट चलती है कि भाई अब कौन इस संस्था को या संगठन को आगे बढ़ाएगा, ये जो हमने मुहिम चलाई थी ये कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें सभी जितने भी कांग्रेस के अदर लीडर होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, और the passive phase of the movement, and this led the emergence of the newer form of the resistance and political approach, eventually leading to the branching within the Indian National Congress. Hence the Indian National Congress was divided into the two ideology, that is Swarajist and no changer, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि अब इन्हों के जब बड़े लीडर नहीं रहे, नेतृत्व तो खत्म हो गया, तो अब जो अदर लीडर होंगे तो उनकी आपस की अपनी एक मतभेद हो जाएगा। वो नेचुरल सी बात है, वो हमेशा होता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टी होती है, जब तक लीडर के हाथ में है, एक मतलब कि एक नेशनल लीडर के हाथ में, तब तक तो वो संगठित रहती है। लेकिन जैसे ही वो बिखर जाती है तो उसमें जो प्रोविंशियल लीडर्स होते हैं या जो छोटे लीडर्स होते हैं वो भी अपनी एक अलग विचारधारा रखता है, तो वो उसके साथ सहमति नहीं जताते। आपने कई बार देखा होगा ना, टूटते बिखरते इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को। तो मतलब कि आपने देखा बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आती है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस से ही निकल के बहुत सारी तो यहाँ पर भी दो जो मतभेद है वो इस तरह से आ जाते हैं, एक स्वराजिस्ट आ जाते हैं, स्वराज है ना, स्वराज वाले, दूसरे नो चेंजर वाले आते हैं। आगे देखेंगे जो स्वराजिस्ट है वो क्या कहते हैं। स्वराजिस्ट द ग्रुप ऑफ दोज हु एडवोकेटेड फॉर इंक्लूसिव इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इट वाज लेड बाय द सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हम इन्हीं के साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके साथ हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि वांटेड टू एंड और मेंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब या तो वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका मतलब कि अंतिम कर दे, अंत कर दे, या उसमें अमेंडमेंट कर दे। क्या कर दे, मेंड का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट कर दे, और उसमें कुछ बदलाव लाए जो कि हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और एक्सपोज द फंडामेंटल फ्लॉज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और साथ ही साथ इन्होंने जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लूप होल्स थे उसको एक्सपोज किया। और तीसरा जो पॉइंट आता है, इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द नेशनलिस्ट डिमांड्स दे देन वुड ऑब्स्ट्रक्ट वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह से मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो वर्किंग है, कार्रवाई है, उसको वो क्या कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक इनके ऑब्जेक्टिव आया। जो दूसरे नो चेंजर वाले थे, तो द नो चेंजर्स वर दोज हु अपोज्ड एंट्री टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। और इस ग्रुप के जो प्रमुख लीडर्स थे उसमें थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजागोपालचारी और M.A. अंसारी, ये प्रमुख इसके लीडर्स थे। और दे एडवोकेटेड फॉर अ फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क्स व्हाइल मेंटेनिंग द बायकॉट्स एंड नॉन कोऑपरेटिव विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसमें प्रमुख आया जाएगा, मतलब ये सीधे सीधे तौर से क्या कर रहे थे, अब ये इन्होंने किस चीज को फोकस किया, कंस्ट्रक्टिव वर्क, यानी कि इन्हें आज से ही जो आजादी है, स्वराज है या नेशनलिज्म है, उसकी मतलब उसकी जो डिमांड है वो आज से ही करनी, हम इनके साथ हम कोऑपरेट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उन्होंने एवरीथिंग बायकॉट कर दिया एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। दे आल्सो एडवोकेटेड फॉर द क्वाइट रिजम्पशन ऑफ द सस्पेंडेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसको मतलब कि धीरे 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 हम क्या करेंगे, इसको रिज्यूम करेंगे, जो हमारा नॉन जो आपने देखे डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो हमने चलाया था उसको हम धीरे धीरे रिज्यूम करेंगे, ठीक है। मतलब कि इंटरनली, मतलब ऐसे हम शोर शराबा नहीं करेंगे, बाहर नहीं दिखाएंगे, लेकिन इंटरनली हम इसी जो थ्योरी है उसको हम रिज्यूम कर देंगे और उसी के ऊपर हम काम करेंगे। देन आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी।
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन भी आते हैं। इन 1992 मतलब कि इन 1922 1922 में गया सेशन ऑफ द कांग्रेस, गया में सेशन होता है जिसमें सी आर दास प्रिजाइडिंग ओवर द सेशन मूव्ड अ प्रपोजल टू एंटर द लेजिस्लेचर, मतलब इन्होंने एक प्रपोजल बनाया कि हम लेजिस्लेचर के अंदर कैसे एंटर हो सकते हैं या हमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। So, however, another sections of the Congress, that is no changer, headed by the Vallabhbhai Patel, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद and C. Rajgopalachari, opposed the proposal of Legislative Council entry, and in the end, the proposal of C. R. Das was defeated in गया सेशन। तो इस तरह से मतलब कि जो ये चितरंजन दास होते हैं, तो इनका जो सेशन होता है वो मतलब कि इनका जो प्रपोजल होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू रिजाइन। तो इस पॉइंट पे अब यहाँ पर दोनों जो बड़े नेतृत्व है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, वो रिजाइन दे देते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस इन द कांग्रेस एंड अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। इसके तरह से यहाँ स्वराजिस्ट पार्टी बन जाती है। कौन सी पार्टी बनती है? स्वराजिस्ट पार्टी बनती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराजिस्ट पार्टी वाज सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू वर वन ऑफ द सेक्रेटरीज, मतलब कि इसमें से मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी की तरह भी काम कर रहे थे। एंड द स्वराजिस्ट वर आल्सो नोन एज प्रो चेंजर, एक तो नो चेंजर थे जो कुछ बदलाव नहीं चाह रहे, जैसा चल रहा था वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते थे, और दूसरे क्या चाह रहे थे? प्रो चेंजर, मतलब कि वो बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे जो स्वराजिस्ट आर्ग्यूमेंट्स है टू एंट्री द काउंसिल, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला कि फिल इन द टेम्परेरी पॉलिटिकल वॉइड्स, मतलब कि जो अभी वर्तमान स्थिति में जो पॉलिटिकल वैक्यूम्स हुआ है, बड़े लीडर्स का जो अरेस्ट हुआ है, तो उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर ये बात कर रहे थे। ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल वैक्यूम्स काउंसिल वर्क्स वुड सर्व टू एंथ्यूज द मासेस एंड कीप मोरल हाई। ठीक है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा क्या था इनका, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे वो किसकी बात कर रहे थे? इन द entry of the legislative council would deter the government from filling the councils with undesirable elements who may be used to provide legitimacy to the government measures। क्या मतलब बना इसका? What do you understand by this point? Entry of nationalist leaders in the legislative council would deter the governments from filling the council with undesirable elements। समझे कुछ आप इससे? इसका मतलब सिंपल है कि जैसे ही यहाँ पे अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जब अगर इसमें नेशनलिस्ट की एंट्री हो जाएगी, राष्ट्रवादियों की जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री हो जाएगी, तो वो सीधे तौर से ऐसे लोगों को यहाँ पे आने से रोक लेंगे कि जो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है या जो नेशनलिस्ट की भावना को उतना ज्यादा समझते नहीं है। अगर हम चले जाएंगे तो फालतू लोग आएंगे नहीं, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हम अपनी बात को और ज्यादा स्पष्टता के साथ रखेंगे। अगर इसमें दूसरे लोगों को सरकार चुन के रख लेती है, उन्होंने तो रखना है भारतीयों को किसी ना किसी को, तो ऐसी स्थिति में वो बात नहीं रख पाएंगे जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये सिंपल है कि अनडिजायरेबल एलिमेंट्स को बाहर करना, एंड हु मे बी यूज्ड टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट मेजर्स, यानी कि उनका जो अनडिजायरेबल एलिमेंट है, जो मतलब कि फालतू लोग हैं, फालतू का इन द सेंस की जो जिनको अभी नेशनलिस्ट मूवमेंट की जानकारी नहीं है, अगर उन लोगों को सरकार में शामिल कर दिया जाता है तो जो सरकार की मंशा है लेजिस्लेटिव काउंसिल को आगे लाने की, कोई नया एक्ट लाने की, तो वो सीधे तौर से आ जाएगी क्योंकि वो तो उसमें अपनी हामी भर देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या है कि हमें उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर होना जरूरी है ताकि हम ऐसे सरकार की जो गलत रणनीतियां उसको रोकने में, जो अपनी पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करने में अब सक्षम हो सके। तो ये इसके बेसिक एक फंडामेंटल्स यहाँ पे देखा जा रहा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री का। मतलब कि हम ऐसे नहीं चाह रहे थे कि भाई हम सरकार के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही जाना चाहते थे। इनका मतलब था कि जो ब्रिटिश सरकार की बातचीत है, उनकी नीतियां है, उनकी पॉलिसी है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें एंट्री तो लेनी पड़ेगी ना, सरकार के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आता है, दैट इज आवर अरेना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। यहाँ पे arena of political struggle. There was no intention to use the council as a organ for gradual transformation of the colonial rule. पहला पॉइंट,
मतलब इनका क्या नहीं था, मतलब कि इसकी इंटेंशन नहीं थी कि भाई ये जो काउंसिल है दैट विल बी यूज्ड एज द ऑर्गन फॉर ग्रेजुअल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कॉलोनियल रूल। बट यहाँ पर क्या था, इलेक्शनरिंग एंड स्पीचेस इन द काउंसिल वुड प्रोवाइड फ्रेश एवेन्यू फॉर द पॉलिटिकल एजिटेशन एंड प्रोपेगेंडास। मतलब कि हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी ऑपोजिशन है ना, आप देखते हो पार्लियामेंट में भी, तो वहां पर जो भी कोई नया बजट लाया जाता है या नई कोई भी एक्ट आता है, तो उस एक्ट के माध्यम से क्या होता है, जो दूसरा ऑपोजिशन होता है उसके लिए क्या करता है, अपोज करता है, उसको नारे लगाता है ना। तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर क्या है कि इसमें इलेक्शनरिंग, मतलब कि इलेक्शंस जो चलेंगे, और दूसरा कि स्पीच से, मतलब कि भाषण के माध्यम से हम अपने जो पॉलिटिकल जो एजिटेशन है और प्रोपोगेंडा है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और उसको अपने मतलब कि हित के लिए यूज करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, द काउंसिल कुड बी यूज्ड एज एन एरेना ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, यानी कि जो हमारा राजनीतिक संघर्ष है उसके लिए हम इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटरिंग द काउंसिल वुड नॉट नेगेट द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, मतलब कि जो अगर हम इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। रादर इट वुड बी लाइक कंटिन्यूइंग द मूवमेंट्स इन डिफरेंट वेज बाय ओपनिंग अ न्यू फ्रंट, मतलब कि इसका मतलब है कि हम जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको हम और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने की तरफ जा रहे हैं, एक नए तरीके से, नए मतलब कि आप कह सकते हैं माध्यम को हम यूज करेंगे जिससे हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर थे इसके इंटेंशंस के पीछे। उसके बाद आता है नो चेंजर्स आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिनाइंग काउंसिल एंट्री। अब इनका क्या मतलब है, ये क्यों इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो बातें थी, एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और पार्लियामेंट्री वर्क्स वुड लीड, ये मानते थे कि अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री कर लेते हैं या उसमें शामिल हो जाते हैं तो उसकी वजह से पहला जो पॉइंट होगा दैट इज नेग्लेक्ट द कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो जो हम अपने एंड से जो कंस्ट्रक्ट वर्क कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारी रणनीतियां है, पॉलिसीज है, हम उसको उतने ज्यादा एग्रेसिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो फिर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट है, तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ वहां पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी जील, मतलब जो हमारी क्रांतिकारी जो जील है, एंथुइज्म है, यूथ और मास मूवमेंट्स को लाने का, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये भी इनका एक पॉइंट था। तीसरा जो पॉइंट था, पॉलिटिकल करप्शन, यानी कि यहाँ पे राजनीतिक जो करप्शन है वो बढ़ सकता है, पॉलिटिकल करप्शन यहाँ पे बढ़ सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली होता है कि जैसे मान लो कि अगर सत्ता का लालच आ जाए और सत्ता के लालच में आप अपने जो मूल उद्देश्य है उसको भूल जाए, तो ये इनका एक मानना था कि इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते, हम उसी आइडियोलॉजी के साथ विद नो चेंज जो चल रहा है उसी को चलाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहानी थी। सो कंस्ट्रक्टिव वर्क वुड प्रिपेयर एवरीवन फॉर द नेक्स्ट फेजेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नो चेंजर एंड स्वराजिस्ट, फिर इसके बाद कॉम्प्रोमाइज की बात आती है। So Surajist and no changes wanted to avoid a 1907 types split, यानी कि सूरज स्प्लिट, इस तरह का विभाजन अब हम नहीं चाहते कि भाई दोबारा से ये विभाजन हमारे सामने आए। एंड दे आल्सो केप्ट इन टच विद स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, मतलब गांधी हु वाज इन जेल एट दैट टाइम, मतलब वो लगातार गांधी जी के टच में थे। एंड both sided also realized the significance of putting up a united front to get a mass movement and force the government to introduce reform। अब ये दोनों चाहते थे, मतलब ये जो दोनों मूवमेंट्स थे, एक स्वराजिस्ट थे, दूसरे कौन से थे, नो चेंजर वाले थे, ये भी चाहते थे कि भाई हमारा एक मतलब यूनाइटेड फ्रंट बने, और वो और ज्यादा मजबूत बात रख सकता है कि कंपैरेटिवली अगर हम अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं तो हम टूटे हुए कमजोर माने जाएंगे, क्योंकि हम तो अलग अलग हो गए, पहली कांग्रेस टूटी थी और उसके बाद अब और ज्यादा टूटेगी, है ना। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पे मतलब कि मिलके अगर इस बात को रखते हैं तो हम इस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर या सरकार के जो नीतियां है उसमें रिफॉर्म्स लाने में ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। और दे आल्सो एक्सेप्टेड द नेसेसिटी ऑफ गांधीज लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशनलिस्ट फ्रंट, मतलब कि इनको लगा कि भाई गांधी जी होते तो शायद बात कुछ और होती, गांधी जी की वजह से हम कुछ और चीजें आगे रख पाते। देयर अ कॉम्प्रोमाइज वाज
reached at a meeting in Delhi in September 1923। तो अब दिल्ली में एक ही इसके बेसिस पे मीटिंग रखी जाती है सितंबर 1923 में। और स्वराजिस्ट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस एज अ ग्रुप विद इन द कांग्रेस एंड कांग्रेस programs on constructive works was accepted and the elections were to be held in November 1923 में दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं। इसके बाद स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शंस। अब स्वराजिस्ट जो होते हैं वो अपना एक मैनिफेस्टो लाते हैं। उसमें जो पहला पॉइंट होता है दैट इज ब्रिटिश गाइडेड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। इसमें क्या कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो कैसे है, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंटरेस्ट? बोलो। अपने तक सीमित है ना, लिमिटेड, मतलब कि वो क्या अपने हित देख रहे हैं, बाकी भारतीय हितों का उनसे कोई मतलब नहीं। वो नहीं जानते कि व्हाट वी हैव टू डू विद द इंडियंस, ठीक है, या हाउ टू बेटरमेंट द इंडियंस। दे ओनली वांट बेटरमेंट ऑफ द ब्रिटिश या ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। So the guiding motives of the British in the governing India lies in a selfish interest of their own country. The reforms introduced by the British were only further the sad interest in the British, ठीक है। मतलब सिंपल कि भाई जितने भी वो रिफॉर्म लाते थे उस रिफॉर्म में कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश का ही हित होता था, अपना ही हित होता था उनका, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि इनका जो मूलभूत उद्देश्य था यहाँ पे शासन करने का, कॉलोनाइजेशन बनाने का, तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन था। यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उनका दोहन कैसे वो कर सकते हैं, मैक्सिमम अपने फायदे के लिए वो किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। अंडर द pretense of the granting a responsible government, the true goals of the British was to continue exploitation of India's unlimited resources by keeping Indians permanently subservient to Britain। मतलब कि सिंपल कि वो चाहते थे कि हम यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अबंडेंसी ऑफ रिसोर्सेज है भारत की, उसका हम मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कर सके, और जो यहाँ पर जो इंडियंस है वो हमेशा के लिए हमारे कैसे रहे, सब सर्वियंट बन के रह जाए, मतलब सर्विस देने वाले रह जाए, मतलब कि फ्री की लेबर की तरह हम उनको यूज कर सके, चीप लेबर, फ्री लेबर की तरह उनका हम इस्तेमाल कर सके। ये उनके मूलभूत उद्देश्यों में था उस समय, किसके, ब्रिटिशर्स के। तीसरा जो पॉइंट है स्वराजिस्ट टू प्रेजेंट डिमांड्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन दी काउंसिल। जो स्वराजिस्ट है वो लगातार क्या कर रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग को जो सरकार के सामने लगातार रख रहे थे। द स्वराजिस्ट वुड प्रेजेंट द नेशनल डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन दी काउंसिल। मतलब कि काउंसिल में किसकी बात की, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार बनाने की। स्वराजिस्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। तो मतलब जो भी काउंसिल है वो लगातार ये बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम इसमें जो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसकी जो एक्टिविटी है, कार्रवाई है, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट करते रहेंगे, चाहे स्पीच के माध्यम से, चाहे प्रोटेस्ट के माध्यम से। If the demand of self-government was rejected, they would adopt a policy of uniform, continuous, and consistent obstructions within the council to make the governance through council impossible। ठीक है, तो मतलब इस तरह से वो क्या करेंगे, अपने आप को यूनिफाइड वेज में प्रेजेंट करेंगे और लगातार और कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे ताकि जो उनकी डिमांड है उसे एक्सेप्ट करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज आता है दैट इज आवर स्वराजिस्ट एक्टिविटी इन दी कांग्रेस। तो यहाँ पे अब जब नवंबर 1923 में चुनाव हो जाते हैं, इलेक्शंस वर हेल्ड इन नवंबर 1923, तो क्या होता है कि जो स्वराजिस्ट है उनको 42 आउट ऑफ 141 में से सीटें मिलती है। यानी कि कितनी सीटें मिली इनको, 42 सीट्स मिली आउट ऑफ 141 elected seats and a clear majority in the provincial assembly of the central provinces and in legislatures in cooperations with the liberal and the independent like Jinnah and Malviya. Swarajists won a majority. Some of their achievements in the council were, तो मतलब इस तरह से जब वो मेजॉरिटी में आते हैं तो उसकी जो काउंसिल में वो कुछ अचीवमेंट लेते हैं, जैसे कि विद कोलिशन पार्टनर स्वराजिस्ट outvoted the government several times and even on matters relating to budgeting grants, past adjournment motion etc. तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही थी।
एंड दूसरा पॉइंट है दे एजिटेटेड थ्रू पावरफुल स्पीचेस ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट, दूसरा कौन सा सिविल लिबर्टीज, और तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तीसरा कौन सा पॉइंट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहाँ पे विठल भाई पटेल आते हैं, was elected speaker of the Central Legislative Council in 1925। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विठल भाई पटेल, यानी कि जो 1925 में हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, तो उसके जो स्पीकर है वो कौन उस समय चुने गए थे, तो वो नाम है विठल भाई पटेल का। दे डिफीटेड द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928। कौन सा बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल 1928, which was aimed at empowering the government to deport undesirable and subversive foreigners. By their activities, they filled the political vacuum at a time when the national movement was recoping with its strength। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या मतलब बना, by their activity they filled the political vacuum। तो अब हम यहाँ की किसकी बात कर रहे थे, वैक्यूम्स को, कि हम धीरे धीरे वैक्यूम्स को यहाँ फिल कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, वैक्यूम को फिल कर रहे थे, और को एग्जिस्टेंस विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ पार्टिसिपेट करके, और साथ ही साथ हम जो वैक्यूम्स बड़े लीडर्स की वजह से पॉलिटिकल वैक्यूम्स क्रिएट हुआ था उसको भी फिल कर रहे थे। ये यानी कि वैक्यूम को फिल किस तरह से कर रहे थे, जो हमारे मूवमेंट्स थे उसको हम कंटिन्यू चला रहे थे। क्या कर रहे थे, हम अपने मूवमेंट्स को लगातार कंटिन्यूड चला रहे थे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, दे एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ द मॉन्टफोर्ड स्कीम, मतलब कि अभी इसकी जो खोखलापन है, किसकी स्कीम का, और मॉन्टफोर्ड स्कीम का जो खोखलापन है वो भी हमारे सामने जग जाहिर हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। और दूसरा, दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द काउंसिल कुड बी यूज्ड क्रिएटिवली, यानी कि जो ये काउंसिल है इसको अपने फायदे के लिए और क्रिएटिव या स्ट्रेंथन वेज में इसे यूज किया जा सकता है। The year 1924-25 registered many victories for the Swarajist in the Legislative Assembly. Here, they succeeded in throwing out the budget, forcing the government to rely on its power of certification। ठीक है, तो मतलब कि उसमें जो बजट लाया था, बजट में अमेंडमेंट्स करके, ठीक है, और साथ ही साथ क्या कि सक्सीड इन थ्रोइंग आउट द बजट, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिलाई ऑन इट्स पावर ऑफ सर्टिफिकेशन। पावर ऑफ सर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि जो बजट उन्होंने ला दिया वही सब कुछ है, अल्टीमेट बजट है, उसको मानना ही पड़ेगा, मतलब कि वही मतलब कि डेवलपमेंट का पूरा प्लान है। तो इन्होंने, नेशनलिस्ट ने क्या कहा या स्वराजिस्ट ने क्या कहा कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट, वी नीड सम चेंजेस। जो बजट का एलोकेशन है वो इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आपने कर रखा है, उसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड करनी है। और दूसरा कि स्वराज रिस्टोर्ड to adjournment motions and is asking inconvenient questions to expose the misdeeds of the alien government। What do you mean by this point? Swaraj is restored to adjournment motion। adjournment motion तो चलो समझ आता है ना, and asking inconvenient questions to expose the misdeeds of the alien government। मतलब कि उनकी जो मंशा थी, गलत मंशा थी, मतलब कि सरकार जो मतलब कि आप ये एक्सप्लॉयटेटिव जो पॉलिसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, उस चीज को भी उन्होंने सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया था। ठीक है, ये भी यहाँ पर था, ये भी इनकी एक जीत थी, मतलब सरकार को जवाबदेही उसमें खड़ा कर दिया था, घेरे में खड़ा कर दिया था कि भाई आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी उनकी एक तरह की अचीवमेंट थी। नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी वही हो रहा था, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे सवाल जवाब हो रहे थे। ठीक है, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी इनकी। और उसके बाद क्या आता है, डेक्लाइन ऑफ स्वराजिस्ट पार्टी। अब यहाँ से नेक्स्ट जो फेज आता है, अब यहाँ पर ये वाली जो पार्टी है अब ये अपने डाउनवर्ड सिचुएशन में आती है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, राइजिंग कम्युनल पॉलिटिक्स, दूसरा इंटरनल डिवीजन, तीसरा लेयर ऑफ ऑफिस, और डेथ ऑफ सीआर दास एंड फेल्ड टू रेसिस्ट द पार्क एंड प्रिविलेजेस ऑफ द पावर। अब यहाँ पे आता, देयर वाज अ गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन द स्वराजिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1924, also Hindu Muslim tension, presence of reactionary elements of the both community with the Swarajist party created a difficulty in this। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया था कि हिंदू मुस्लिम की जो मेजोरिटी थी वो भी कहीं ना कहीं अब बिखरने लगी थी। और दूसरा क्या आ रहा था यहाँ पे कि जो कम्युनिटी है वो
अब अपने अलग अलग व्यू पॉइंट को रख के आगे बढ़ना चाहती थी। ऐसे जैसे आप यहाँ पे व्यू पॉइंट देखते हैं कि जिन्ना और नेहरू, इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो रही थी। इवन दो कि जो नेहरू वो मोतीलाल नेहरू से भी अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट रखते थे। इवन जो मोतीलाल नेहरू वो क्या थे, उनके पिताजी थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें बहुत सारी चीजें बढ़ रही थी। तो जो पहला जो बिग रीजन है दैट इज राइजिंग कम्युनल पॉलिटिक्स, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। द हिंदू फेल्ट दैट देयर इंटरेस्ट वर नॉट सेफ इन दी हैंड्स ऑफ स्वराजिस्ट पार्टी, कि भाई जो स्वराजिस्ट पार्टी है इसमें हमारे हित सुरक्षित नहीं है। स्वराजिस्ट also lost the support of many Muslim when the party did not support the tenant causes against the zamindars in the Bengal. Most of the tenants were Muslims. ठीक है, तो ये यहाँ पे टेंशन का एक सोर्स बना। और दूसरा, द एक्टिविटी ऑफ हिंदू महासभा आल्सो वीकन द स्वराजिस्ट पोजिशन, तो जो हिंदू महासभा होती है वो भी इसको कहीं ना कहीं वीक करने में लगी रहती है। और उसके बाद आता है इंटरनल डिवीजन। द स्वराजिस्ट पार्टी वाज अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, यानी कि जो स्वराजिस्ट पार्टी होती है वो क्या करती है, खुद के लिए मतलब कि एक तरह का क्या बन जाता है, घेरा बन जाता है, जो कि मतलब कि इसमें डिवीजन का एक कारण बनता है। ठीक है, वाज अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, और दे आल्सो डिवाइडेड इनटू द रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, मतलब कि जो इसमें एक्टिव थे और जो दूसरे नॉन एक्टिव लोग थे। द रिस्पॉन्सिविस्ट में कौन थे, एम मालविया, लाला लाजपत राय और एनसी कैलकर वांटेड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड होल्ड ऑफिस, वेयर एज द नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने विड्रॉ कर दिया लेजिस्लेचर से 1926 में। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, वहां से विड्रॉ कर दिया, खत्म कर दिया उस चीज को। ठीक है, फिर दूसरा इसमें पॉइंट क्या आता है, यही जो स्वराजिस्ट पार्टी का लेयर ऑफ ऑफिस, कि भाई हम ऑफिस को मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, ऑफिस को मेंटेन करेंगे। The Swarajist entered council with the declared objective of stiff resistance to the government. However, the spirit of resistance soon gave away to cooperations. ठीक है, मतलब कि ये क्या करेगा, मतलब ये जो स्पिरिट ऑफ रेसिस्टेंस है, मतलब कि उसके जो विरोध कर रहे हैं, तो उससे जल्दी ही हम नॉन जो कोऑपरेशन मूवमेंट्स है उसको क्या मिलेगा, मोमेंट मिलेगा, गिव वे टू द कोऑपरेशंस, है ना। एंड द रिस्पॉन्सिविस्ट अमंग स्वराजिस्ट लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालविया and N.C. Kalkar advocated cooperations with the government and holding office wherever possible, मतलब जहां तक संभव हो सकेगा हम इस ऑफिस को होल्ड करेंगे, ताकि हम जब तक संभव हो सकता है तब तक हम इसमें अपनी जो बात है वो रखते रहेंगे और बदलाव लाते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि सरकार के साथ कोऑपरेशन बनाए रखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, अदर रीजन फॉर डेक्लाइन इज दैट द डेथ ऑफ द सीआर दास इन 1925 वीकेंड द स्वराजिस्ट पार्टी, तो जैसे लीडर खत्म हो जाता तो आपको पता है कि भाई कहीं ना कहीं पार्टी बिखर जाती है। और द स्वराजिस्ट लैक्ड अ पॉलिसी टू कोऑर्डिनेट देयर मिलिटेंसी inside legislature with the mass struggles outside, and they relied totally on newspaper reporting to communicate with the public। तो इसका मतलब क्या बना, ये जो स्वराजिस्ट थे ये किस में लैक कर रहे थे, ये कम्युनिकेशन में लैक कर रहे थे, सीधी सी बात। ठीक है, किसके साथ कम्युनिकेशन करना है, मतलब मास मूवमेंट को लाने में ये उतने ज्यादा सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो इनका जो रवैया था वो कैसे था, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही ज्यादातर था, मतलब कि ये न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग कर देते थे कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। डायरेक्ट जो इनकी कॉन्टेक्टिंग थी सोसाइटी के साथ या मास मूवमेंट मासेस के साथ, वो उतनी ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए ये उतने ज्यादा इसको रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पाए। जिस फायदे को लेने के लिए वो एंटर हुए थे इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उस मंशा को या उस हित की पूर्ति के लिए अभी ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। एक ये पॉइंट आता है इसमें। दूसरा क्या आता है, इनसाइड द लेजिस्लेचर द स्वराजिस्ट फेल्ड टू प्रेशर परस्यू द पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो इनका था कि भाई ये क्या करेंगे, भाई लगातार वो जो एजिटेशन वगैरह करना है या बातचीत रखनी है सरकार के सामने, उसी वेज में ये चल रहे थे, और जिससे आउटकम उतना ज्यादा आ नहीं रहा था। ठीक है, एंड ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रेटजी इन द काउंसिल हैड इट्स लिमिटेशन, मतलब कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी कुछ हद तक ही किया जा सकता था, ऐसे तो कंटिन्यूअस ऑब्स्ट्रक्शन तो क्रिएट नहीं किया जा पा रहा था, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फेलियर हमें दिखा। और लास्ट जो पॉइंट आता है, स्वराजिस्ट फेल्ड टू रेसिस्ट द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पावर एंड ऑफिस, यानी कि जो स्वराजिस्ट है जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो एंटर हुए थे, उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का फायदा लेने से वो उतने ज्यादा मतलब कि सक्षम नहीं हो पाए, मतलब वो उतना ज्यादा फायदा नहीं ले पाए जितना फायदा उन्हें लिया जाना चाहिए था।
तो ये भी इसमें मतलब इसके डेक्लाइन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब यहाँ पर कौन आते हैं? गांधी जी आते हैं। गांधी जी को लगता है कि ये जो सारी कहानी हो रही है ये सही से नहीं जा रही, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? ही वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ एंटरिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। गांधी जी ने इसको नकारात्मक प्रभाव से देखा कि भाई इसमें कोई खास प्रभाव हमें दिख नहीं रहा। ही बिलीव्ड दैट एंटरिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन, यानी कि अहिंसा और नॉन कोऑपरेशन के अगेंस्ट है ये। मतलब कि अगर हम एंटर हो रहे हैं तो दैट इज नॉट फिलिंग द गैप ऑफ दीज organization or these setup principles. However, he moved toward a reconciliations with the Swarajist due to the following reason. पहला पॉइंट था कि जो पब्लिक oppositions to the programs of council's entry would be counterproductive, ठीक है। दूसरा कि गांधी was also convinced by the Swarajist performance in the November 1923 elections, क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी हासिल की थी, मतलब मैक्सिमम जो सीट्स है स्वराजिस्ट को आई थी। और तीसरा कि when there was a government crackdown on Swarajist towards the end of 1924, expressed his solidarity with the Swarajist by surrendering to their wishes। मतलब कि जो उनकी इच्छा है मतलब कि मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, तो उसको उन्होंने अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ 10 इन दी बेल्जियम कांग्रेस सेशंस presided by the Gandhi agreed that Swarajist would work in the council as an integral part of the Congress। मतलब कि ना कि ये स्वराजिस्ट की तरह काम करे बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस की तरह काम करे, कांग्रेस की नीतियों के ऊपर ये काम करे। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स बाय नो चेंजर। नो चेंजर्स डिवोटेड themselves to constructive works that connected them to the different sections of the masses। अब यहाँ पर जैसे कि आश्रम sprang up where young men and women worked among tribals and lower caste, and the use of the khadi and charkha was popularized। तो इससे तो मूवमेंट आया ना, आम जनता को जोड़ने में सक्षम हुए जिन्होंने बदलाव नहीं किया। जो कांग्रेस का जो रियल मोटिव था उसी को ये आगे बढ़ा रहे थे। एंड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर सेट अप वेयर स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड इन अ नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये भी यहाँ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और तीसरा जो पॉइंट आता है सिग्निफिकेंट वर्क वाज डन, जैसे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात यहाँ पे की गई। दूसरा इसमें रिमूविंग अनटचेबिलिटी, यानी कि जो जातिवाद था, छुआछूत था, अस्पृश्यता थी, वो खत्म कर दी गई। मतलब कि उसको खत्म करने का प्रयास लगातार किए जा रहे। यूनिफिकेशन की बात की जा रही। बायकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स एंड लीकर्स, यानी कि जितना भी बाहर से लीकर आता था या क्लोथ्स वगैरह थे तो उसका हमने यहाँ पे बहिष्कार करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ फूड रिलीफ्स, यानी कि जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है उसमें मदद की गई अपने यहाँ पर खुद का उत्पादन बढ़ाकर। The constructive workers served as the backbones of the civil disobedience as active organizer। तो इन्होंने मतलब लगातार जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो उसको मजबूत करने के लिए, उसकी मजबूती के लिए एज ए रीढ़ की हड्डी बैकबोन की तरह काम किया, ठीक है, बैक एंड से। और उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स है दैट इज कि नेशनल एजुकेशन बेनिफिटेड द अर्बन एंड लोअर मिडिल क्लासेस विद and the rich peasants only। The lure of degrees and jobs took the students to official schools and colleges। मतलब कि हमें क्या मिल जाएगा? जॉब मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो इस लालच से जो बहुत सारे बच्चे हैं वो स्कूल और कॉलेज में एंटर हुए। दूसरा, also the popularization of khadi was an uphill task since it was costlier than imported clothes। ठीक है, कौन सा? खादी वाला। मतलब कि जो बाहर से हमारे पास इंपोर्टेड क्लोथ्स आते वो चीपर होते थे, यहाँ का जो खादी था महंगा होता, लेकिन फिर भी लोग इसको अपना रहे थे कि भाई बेशक महंगा, कम से कम अपने देश का तो है, अपने किसान का तो है, ठीक है। So while campaigning about the social aspects of the untouchability, no emphasis was laid on the economic grievances of the landless and agricultural laborers comprising mostly the untouchable। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या समझे आप इस पॉइंट से? इसका मतलब क्या है कि, ठीक है, कहां पर था ये वाला, कि लगातार हमें अनटचेबिलिटी के एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे, छुआछूत के ऊपर हम बात कर रहे थे कि भाई छुआछूत नहीं होनी चाहिए, सामाजिक जो बहिष्कार है लोगों का वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जिसमें कि जो फोकस किसको किया जा रहा था,
फोकस किया जा रहा था कि हम इसमें अपलिफ्टमेंट करेंगे, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लाना चाहते हैं। लेकिन अपलिफ्टमेंट में जो सबसे ज्यादा जो मासेस थी वो कौन सी थी? एग्रीकल्चरल थे, लैंडलेस थे, ठीक है, यानी कि कृषक थे। और दूसरे कौन थे? भूमिहीन थे। और इस कृषक और भूमिहीन में भी जो सबसे पिछड़े हुए लोग थे वो कौन थे? वो यही थे, अनटचेबल। तो इनके ऊपर कोई ज्यादा खास काम नहीं किया गया था। ये इसकी कहानी है सारी, ठीक है, इतनी सी कहानी आए समझ कि एक तरफ हम बात कर रहे थे कि अपलिफ्टमेंट की, सोशल अपलिफ्टमेंट, लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो वहीं की वहीं कमजोर बनी हुई थी। सीधी सी बात इतनी है। इज इट क्लियर समक्ष? आया समझ? नहीं आया? आ गया ना? हाँ, मतलब वो नहीं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा सा समझने की इसकी लैंग्वेज, है ना। सो अल्दो द स्वराजिस्ट एंड द नो चेंजर्स, मतलब कि ये क्या कर रहे थे कि जो स्वराजिस्ट और नो चेंजर थे वो अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अगर उन्हें किसी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, मान लो कि अगर कोई ऐसा मूवमेंट्स है जो नेशनल इंटरेस्ट को या हमारे आजादी के स्वराजिस्ट जैसे मूवमेंट्स को लाने के लिए, या जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स था उसको अगर बढ़ाने के लिए अगर इकट्ठा भी होना पड़े तो वो इकट्ठा होने के लिए भी तैयार है, यूनिफाई होने के लिए भी तैयार है, एक यूनिफाइड फ्रंट की तरह लड़ने के लिए भी तैयार है, ठीक है। यूनाइटेड टुगेदर फॉर अ न्यू पॉलिटिकल स्ट्रगल व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तब वो इकट्ठा होने के लिए रेडी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है इमरजेंस ऑफ द न्यू फोर्सेस। बट इसके अलावा अन्य जो फोर्सेज आती है ड्यूरिंग द 90s, their 90s 20s there was a international influence on Indian political thinker. This period shows the overwhelming participation of Indian masses in the national movement. Some of the new forces to emerge during the 1920s are like spread of the Marxist and socialist idea. तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक नया आइडिया आ रहा है। नया आइडिया कौन सा आया? मार्क्सिस्ट का और सोशलिस्ट आइडिया। द मार्क्स एंड का जो कार्ल मार्क्स है ना, मार्क्स एंड द सोशलिस्ट थिंकर इंस्पायर्ड मेनी ग्रुप्स टू कम इनटू एग्जिस्टेंस as socialist and communist. These ideas also resulted in the rise of the left wing within the Congress. तो यहाँ से लेफ्ट विंग का उदय होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है लेफ्ट विंग को? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो मैनी यंगर नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द सोवियत रेवोल्यूशन, जो सोवियत रेवोल्यूशन हुई थी, है ना, तो इससे इंस्पायर्ड थे एंड डिससेटिस्फाइड विद द गांधीयन आइडियाज एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। तो गांधी से वो पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है। गांधी जी किसकी बात कर रहे थे? लेफ्ट की बात कर रहे थे कि राइट की बात कर रहे थे कि मिड की बात कर रहे थे? गांधी जी तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं ना हमेशा, है ना। पर इन्होंने कहा कि भाई हमें थोड़ा कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, रेडिकल वे में सोचना, ठीक है। एंड दे बिगन एडवोकेटिंग रेडिकल सॉल्यूशंस। क्या बोला इन्होंने? हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए? रेडिकल्स फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल इल्स। द यंगर्स नेशनलिस्ट क्या चाह रहे थे? वर क्रिटिकल ऑफ बोथ स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर, मतलब ये इन लोगों से अलग विचारधारा रख रहे थे। और दूसरा पॉइंट, एडवोकेटेड अ मोर कंसिस्टेंट एंटी इंपीरियलिज्म लाइन इन द फॉर्म ऑफ द स्लोगन्स और पूर्ण स्वराज। अब इन लोगों ने यहां से क्या बोल दिया? पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें बीच का रास्ता नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए। फिर stressed the needs to combine nationalism and anti-imperialism with the social justice and simultaneously raise the questions of internal class oppressions by capitalist and landlords, ठीक है। तो ये इसमें मेजर इवेंट्स आते हैं। और यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है इन 1921, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन ताशकंद बाय द M.N. रॉय और अबानी मुखर्जी एंड अदर्स। तो ये जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, ये बन जाती है। और कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है, कब होता है? 1924 में होता है। और इसमें मैनी कम्युनिस्ट लाइक S.A. दंग, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता वर जेल्ड इन दी कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो इनको सबको क्या जेल में डाल दिया जाता है। अब ये जो कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस है, ये क्या है? एक्चुअली द कॉन्स्पिरेसी केस वाज आल्सो अगेंस्ट द कम्युनिस्ट लीडर व्हिच वर अबहॉर्ड by the British government. Some newly turned communists named M.N. Roy, Muzaffar Ahmad, S.A. Dang, Shaukat Usmani, etc. caught by the government and were tried for conspiring against the government. मतलब कि आप साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसलिए इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। The charges on them
यानी कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं टू डिराइव द किंग एम्परर ऑफ हिज सोवेनिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय कंप्लीट सेपरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम इंपीरियलिस्टिक ब्रिटेन बाय अ वायलेंट रेवोल्यूशन। बोलो क्या समझा आप अभी इसमें? ये कि वो जो कम्युनिस्ट थे वो कांग्रेस से ज्यादा एग्रेसिव थे, वो वॉयलेंस के उससे भी, अगर वो चाहते थे कि जो ब्रिटेन है वो पूरी तरह से पूर्ण स्वराज का वो दे दिया है, तो वो स्वराज से अलग था। स्वराज तो पहले बस वो था कि हमको कुछ चीजों में आजादी चाहिए, कुछ चीजों में स्वराज का मतलब था कि हमको अलग इंडिया की अलग सॉवरेनिटी होगी, जो क्या बोलते हैं संप्रभुता अलग अलग होगी ब्रिटिश, उनका कोई अधिकार नहीं होगा। क्राउन का और क्राउन का और ब्रिटिश एम्पायर का कोई रूल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो वायलेंस करने को वो कहता है। अगर हमको वायलेंस मेथड्स लेने पड़े, रेवोल्यूशन रिवोल्ट वगैरह करने पड़े, सिर्फ धरना नहीं लेना, मतलब कि धरने के साथ भी करने पड़े थोड़े बहुत, तो वो पीछे नहीं रहे, वो कानून से अलग काम करना। आप तो चल सर इसमें ये था कि इंडिया का कंप्लीट सेपरेशन हो ब्रिटेन से बाय अ वायलेंट रेवोल्यूशन। इधर रोजन दे क्यों कंप्लीट सेपरेशन चाहते थे इंडिया से ब्रिटेन? इधर आपका चल रहा है ये फोन आपका सेमी, ठीक है। तो इसमें सिंपल इतना था कि ये जो पॉइंट कह रहे हैं कि सरकार जो ब्रिटेन है इनको सेंटेंस क्यों कर रहे थे, मतलब इनको जेल में क्यों डाल रहे थे, इन जेल में इसलिए डाल रहे थे कि भाई आप ऐसी मांग कैसे कर सकते हैं जिसमें आप तो ये कह रहे हैं सिंपल कि भाई जो एम्परर है, किंग है, वो पूरी तरह से अलग कर दिया जाए किससे, जो ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश भारत में किसी भी तरह का क्राउन, किसी भी तरह की बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए, तो इसका मतलब कि आप तो हमें बिल्कुल ही अलग थलग कर रहे हैं, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं इस टाइम, तो इसलिए आपको जेल में डालना उचित है। और हिंसात्मक गतिविधियों में भी आप पीछे नहीं हट रहे, सीधी सी बात है ना। तो मतलब यही था इनका, जो आपने भी कहा अल्टीमेटली कि अगर देखें नटशल में कि भाई क्या कर रहे थे ये, कि अगर हमें रेवोल्यूशन करना पड़े, अगर हमें मान लो कि किसी तरह का कोई हिंसात्मक मतलब कि वायलेंट एक्टिविटी भी करनी पड़े, किसी को एक दो को मारना टपकाना भी पड़े, तो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। अल्टीमेटली तो ये है, ठीक है, कि अगर एक दो को उड़ा के कहीं आजादी मिल जाती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ऐसा लिखा नहीं है यहाँ पे, ये तो एक इंटरनल भाव निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं 1925 में, इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर फॉर्मलाइज द फाउंडेशंस ऑफ द सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 1925 के बाद इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1929 में, और 31 लीडिंग कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट एंड लेफ्ट विंग लीडर्स वर अरेस्टेड। तो 1929 में लगभग 31 leading communist and all others were arrested and they were tried at Meerut, यानी कि मेरठ, है ना, इन दी फेमस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। और उसके बाद आता है एक्टिविज्म ऑफ इंडियन यूथ। अब यहाँ से इंडियन यूथ क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। Students leagues were being established and the students conferences were being held in almost every part of India, ठीक है। और दूसरा कि ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंसेस वाज हेल्ड इन 1928 एंड जवाहरलाल नेहरू प्रेजाइडेड ओवर द ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इन्होंने इसके ऊपर बात की, मतलब कि अब यहाँ पे जो नेहरू इरा है वो स्टार्ट हो चुका है। पीजेंट एजिटेशन की बात करें, किसान आंदोलन की बात करेंगे, तो पीजेंट एजिटेशन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस डिमांडेड रिविजन ऑफ टेनेंसी लॉ, लोअर रेंट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शंस एंड डेट रिलीफ एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर भी अब लगातार क्या हो रहे हैं, एजिटेशन या डिमांड या मांग बढ़ रही है कि हमारे ऊपर जो ये टेनेंसी लॉ है इसे बदला जाना चाहिए, और जो हमारे से रेंट लिया जाता है वो कम किया जाना चाहिए, ठीक है। और डेट्स में रिलीफ यानी कि ऋण में जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें
सहायता मिलनी चाहिए, कम होना चाहिए ऋण, ठीक है। और पीजेंट अपराइजिंग अकर्ड इन द आंध्रा रंपा रीजन्स और राजस्थान एंड द रेतवाड़ी एरिया ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एटसेट्रा। तो ये भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल लेड द बरदौली सत्याग्रह इन गुजरात 1928, और यहीं से वल्लभ भाई पटेल एक नेशनलिस्ट लीडर की तरह उभर के आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड का जो यूनियनिज्म है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC फॉर्म हो जाती है, फाउंडेड इन 1920, लेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज लाला लाजपत राय एंड इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वाज दीवान चमन लाल एंड तिलक वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द AITUC, ठीक है। और उसके बाद ड्यूरिंग द 1920s मेजर स्ट्राइक अकर्ड एट खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप्स, मतलब यहाँ पर ये पहला जो बड़ा मूवमेंट आता है। एंड टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जमशेदपुर, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स एंड बकिंगम कार्नाटिक मिल्स एटसेट्रा, मतलब कि जगह जगह फिर ये क्या कर रहे हैं, ट्रेड मिल्स अपना एजिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्ट्स, मतलब कि एक तरह की डिमांड्स उठा रहे हैं, ठीक है। और 1923 द फर्स्ट मे डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन मद्रास। फिर कास्ट मूवमेंट्स की बात आती है, किसकी बात आती है, कास्ट मूवमेंट। द वेरियस कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एज इन प्रीवियस पीरियड फाउंडेड एक्सप्रेशंस इन कास्ट एसोसिएशंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो बात आती है, these movements could be divisive या divisive, ठीक है, और conservatives and potentially radicals and include justice party मद्रास, इसमें ये शामिल हो जाती है, जस्टिस पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 अंडर पेरियार, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह से नाम आते हैं इस पार्टी के, है ये वही अनटचेबिलिटी को ओवरकम कैसे किया जा सकता, जो सामाजिक बहिष्कार है उसको हमने रिज्यूम करना है, ठीक है। मतलब सामाजिक बहिष्कार को खत्म करके जो उन लोगों को है वो सोसाइटी के अंदर रिज्यूम करना है, ठीक है। मतलब सामाजिक बहिष्कार को रिज्यूम नहीं करना, ये नहीं सोचना। सो सत्यशोधक एक्टिविटीज इन 17। फिर तीसरा आता है भास्कर राव जाधव और महार अंडर अंबेडकर, महाराष्ट्र में महार जाति से माने जाते थे। केरला's radical Izwas are led by the K. Ayappan and C. Kesavan, और यादवास in बिहार and Unionist Party led by the फजल हुसैन पंजाब में। तो ये अलग अलग तरह से इस जो अनटचेबल मूवमेंट्स है ये भी आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग दी 1920s, 1920 के बीच में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो चल रहे थे, जिसमें कि हमारे पास क्या आता है, after the sudden withdrawals of the non-cooperation movements, revolutionaries began to question the basic strategy of the nationalist leaders and its emphasis on the non-violent movements. They began to look for alternatives. तो यहाँ से अब हमें ये लगता है कि भाई जो ये मूवमेंट चलाया गया था ये ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं था, तो अब हम इसका अल्टरनेट क्या मूवमेंट ला सकते हैं, इसके बदले हम क्या चीजें ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी स्वराज प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर the revolutionary were not attracted to the parliamentary works of the Swarajist or to constructive works of the no changers, so they were drawn to the idea that violent method alone would free India. तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई अब हमें हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से ही भारत को आजादी दिलानी पड़ेगी। एंड दस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वाज रिवाइव्ड इन इंडिया। तो यहाँ से ये मूवमेंट अगेन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पंजाब यूनाइटेड प्रोविंसेस आती है, बिहार, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, ठीक है, HRA का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। द HRA वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 1924। तो कब बनती है HRA? 1924 में बनती है। कहाँ पे बनती है? कानपुर में। और किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्रा चटर्जी एंड सचिन सान्याल इसके प्रमुख होते हैं। और जो HRA है वो डोमिनेट करती है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को। कहाँ पे? पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, तो वो क्या था? वो उद्देश्य था कि हम किस तरह से जो आर्म्ड रेवोल्यूशंस है उसको ऑर्गेनाइज करें ताकि हम जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स है उसको बाहर खरीद सके, यहाँ से बाहर फेंक सके। और इसके अलावा जो यहाँ पर वो चाहते थे कि हम यहाँ पे किस तरह से फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना कर सके। और साथ ही साथ इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है टू बी अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि
हम यहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि सभी को वोट देने का अधिकार होगा और सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, तो ये भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सचिन सान्याल वही जिन्होंने वॉइस रॉय का जिन्होंने क्या किया था? जो वॉइस रॉय का टैक्स फ्रीज किया था। सचिन सान्याल, हाँ वही है। सचिन सान्याल तो एक ही थे। ये अभी तक मुझे हाँ बचे हुए हैं। ये नहीं गए अभी। ठीक है, ठीक है ये अभी। ठीक है, तो उसके बाद काकोरी रॉबरी केस है ना। रॉबरी का मतलब क्या? लूट। काकोरी लूट केस था, है ना, अगेंस्ट 1920 अगस्त 1925। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस ऑफ द एचआरए वाज द काकोरी रॉबरी। ठीक है, जो उन्होंने लूट किया था। एंड यही है वो काकोरी है, नाम भूल गया था जो मैं कल बता रहा था ना मैं आपको, कोई ट्रेन का था, वो एक इंसिडेंट हुआ था, है ना। तो काकोरी केस आता है ये रॉबरी। इट इज अ ट्रेन robbery that occurred near Lucknow, and the revolutionaries boarded the 8 dawn trains in Kakori, a remote village near Lucknow, and stole the train's officials' railway cash. ठीक है, वो पूरा पूरा उन्होंने क्या कर दिया था? चोरी कर दिया था। द गोल ऑफ दिस रॉबरी वाज टू द मनी स्टोलन फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन विल बी यूज्ड टू फंड द एचआरए, मतलब कंपनी को सपोर्ट, सॉरी पार्टी को सपोर्ट करना। और उसके बाद ऑब्टेन्ड पब्लिक अटेंशंस by promoting a favorable image of the HRA among Indians। तो इससे क्या हो जाएगा? जब पार्टी मजबूत बनेगी तो हमारी एक बेहतर इमेज मतलब कि बन पाएगी। ठीक है, बट ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे कि भाई हम एक्टिव है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आउटकम क्या आते हैं? मैनी रेवोल्यूशनरीज वर अरेस्टेड, 7 वर इम्प्रिजन, 4 वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इन इम्प्रिजन मतलब प्रिजन, एंड 4 वर हैंग्ड। 4 को फांसी दे दी। मतलब फांसी देना उस समय बड़ा आसान होता था, है ना। बिस्मिल अशफाकुल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी, तो इनको क्या दे दी? फांसी दे दी। और उसके बाद आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी। ठीक है, उसके बाद इसमें 1928 में ऑल मेजर रेवोल्यूशनरीज ऑफ नॉर्दर्न यंग इंडिया मेट एट फिरोज शाह कोटला। और कहाँ मिलते ये? कोटला में मीटिंग करते हैं, ग्राउंड एट दिल्ली। एंड ऑन कब करते हैं? 9 से 10 सितंबर 1928। दे क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव लीडरशिप एंड अडॉप्टेड सोशलिज्म एज देयर ऑफिशियल गोल, यानी कि समाजवाद। ठीक है, समाजवाद में उनका विश्वास था और उसका वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। एंड चेंज द नेम द पार्टी टू द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका नाम क्या कर दिया? HCRA, इसका मतलब HSRA, HSRA इसका नाम कर दिया। इसमें तो फिर ये लीडर्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे सांडर का मर्डर किया जाता है। ठीक है, इन अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ लाठी ब्लोज received during the लाठी चार्ज on an anti साइमन कमीशन प्रोसेसन। एंड एज अ रिजल्ट मतलब कि उसके बाद जैसे मतलब लाला लाजपत राय की वहां पे मृत्यु हो जाती है, तो उस दूसरी तरफ इसका बदला लेने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह आजाद एंड राजगुरु शॉट डेड सैंडर्स, उन्होंने क्या कर दिया? सैंडर को उड़ा दिया। ठीक है, द पुलिस ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठीचार्ज इन लाहौर। सो द डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय लेड टू चेंज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ HSRA, दैट इज द कलेक्टिव लीडरशिप टू द इंडिविजुअल असैसिनेशन। मतलब जहां पे उन्होंने कलेक्टिव एफर्ट्स डालने थे, अब ये इंडिविजुअली आ गए कि भाई जिसको जो लगता है उसको उस तरह से आजादी लेनी, बस लेनी आजादी है। ठीक है, कोई कि कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करके। The assassination of Sanders was justified with these words: the murder of the leader respected by millions of people at the unworthy hands of an ordinary police officer was an insult of the nation। कि आपने मतलब कि इतने बड़े लीडर्स का, जो कि राष्ट्रव्यापी प्रसिद्ध लीडर थे, तो उनको एक ऑर्डिनरी पुलिस वाले ने लाठी मार के, वो भी बिना किसी कोर ऑब्जेक्टिव के मार दिया, तो ये तो राष्ट्र का एक अपमान है। मतलब कि आपने क्या सीधे सीधे तौर राष्ट्र की हत्या की है। ठीक है, सो इट वाज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द यंग मैन ऑफ इंडिया टू इफेस it, and we regret to have had to kill a person, but he was part and parcels of that inhuman and unjust order which has to be destroyed। तो इस तरह के ऑर्डर को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, अगर आने वाले समय में और भी जरूरत पड़ती है तो हम और भी ऐसे कई सांडर को खत्म कर सकते हैं।
तो सीधा सीधा मतलब यही था इनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बॉम्ब इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब यहाँ से जो भगत सिंह वगैरह वो पूरे ही एक्टिव हो गए कि अब तो भाई उड़ाना ही है, चाहे जैसे मतलब चाहे कल ही मिले जाए आजादी, ठीक है। ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ हाँ हाँ वही है, मतलब कि एक्टिविटीज मतलब अब क्या है, एक्टिव है, मतलब यही बोल रहा हूँ ना कि अब ये क्या करे, अब ये पूरा का पूरा एक्टिव है, मतलब कि अब ये चाह रहे हैं कि अब यहीं से तो भगत सिंह वगैरह का नाम ऊपर लाइमलाइट में आया है, बाकी तो नहीं था, पहले कहाँ थे भगत सिंह वगैरह का नाम उतना ज्यादा ना। तो द HSRA leadership decided to let the people know about its changed objective and the needs for a resolutions by the masses, and Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt were asked to throw a bomb in the Central Legislative Assembly on March 8, 1929. उन्होंने असेंबली में बॉम्ब गिरा दिए, मतलब कि है ना, वो ऐसे कोई ऐसे हार्मफुल बॉम्ब नहीं थे। सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज of the public safety bills and trade dispute bills. The bill aimed to curtailing the civil liberties of the citizen in general and workers in particular. ठीक है, तो ये इसमें पहला मतलब कि था कि जो बिल वो पास करे थे उस बिल को रोकने के लिए और उसमें सर्टेन चेंजेस के लिए और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्टिंग की जाती है 1929 में। तो objective of throwing the bomb was to get arrested and to use the trial court as a forum for propaganda so that the people would become familiar with HSRA movements and ideology. मतलब कि फिर इसके साथ वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे। The bomb were deliberately made harmless and were aimed at making the deaf hear, यानी कि ब्रिटिश hear, यानी कि वही इसमें हम जो बहरे हो गए ब्रिटिशर जो सुन नहीं रहे हमारी बात को, एटलीस्ट उनके कान खुल जाए, ठीक है। तो ये मतलब इतना सा इनका मंशा था, इसमें किसी भी व्यक्ति को मारने की कोई भी मंशा नहीं थी, ठीक है। सो ब्लोइंग ऑफ वायसराज इरविन ट्रेन्स, Chandrasekhar Azad was involved in a bid to blow up Viceroy Irwin's trains near Delhi in December 1929, ठीक है। And government's actions against the revolutionaries Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were tried in the Lahore conspiracy case, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा कि चंद्रशेखर आजाद died in a police encounter in park in Allahabad in February 1931, 1931 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। And Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged on मार्च 23, 1931, तो 23 मार्च 1931 को इन्हें भी फांसी दे दी जाती है, ठीक है। एशियन हिस्ट्री से लेकर लगातार आपने देखा मगध कहाँ पे राइज हुआ, मगध हुआ बिहार में राइज, है ना, मगध तो बिहार था, पटना है ना ये सारा। और फिर अगर लखनऊ की बात करें तो गुप्ताज गोल्डन इरा वो कहाँ पे राइज हुए, यूपी में। और बाकी जो ये मतलब कि ये जो आपका बंगाल है, बंगाल वगैरह में तो फिर लेटर ऑन की जो पावर्स है, मतलब ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं बहुत बड़ी पावर बनी, पर फिर भी यहाँ काफी सारा मतलब कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उसे इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए बेहतर रहा। किसके लिए रहा, भारतीयों के लिए तो नहीं रहा, पर ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल काफी बड़े स्ट्रेटेजिक पावर बना, क्योंकि यहीं से उन्होंने रूल स्टार्ट किया। हालांकि उन्होंने कंपनी तो सूरत में सेटअप की थी पहले, है ना, सूरत तो कहीं दूसरी जगह है, बंगाल दूसरी जगह है, लेकिन पावर जो इन्फ्लुएंस की उन्होंने वो कहाँ से स्टार्ट की, बंगाल से स्टार्ट की, और लगातार फिर बंगाल से ही पूरे के पूरे भारत पर इन्होंने कब्जा किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये वाला सेंट्रल पोर्शन है, मतलब कि ये थोड़ा ईस्टर्न प्लस नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पोर्शन है, तो ये काफी पावरफुल रहा है हमेशा से, और यहाँ यहीं पर हमेशा से कहीं ना कहीं तरह के जो रेवोल्यूशन है, रिवॉल्ट्स है, वो देखने को मिले हैं। तो बात करेंगे हम यहाँ पे बंगाल की, तो आफ्टर CR दास डेथ इन 1925 द बंगाल कांग्रेस ब्रोक अप इनटू टू फैक्शंस, वन वाज लेड बाय द JM Sengupta, Anushilan groups joined forces with him, and the other was led by the Subhash Chandra Bose Yugantar group backed him. तो ये दो ग्रुप्स यहाँ पे बन गए थे, एक बन गया था सुभाष चंद्रा का, दूसरा बनता है JM सेनगुप्ता का, ठीक है। तो ये दो ग्रुप में आगे चल रहा था काम इसका, ठीक है। और एक्शंस ऑफ द रीऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स कलकत्ता में, ठीक है। असैसिनेशन अटेम्प्ट वाज मेड ऑन द कलकत्ता पुलिस कमिश्नर्स एंड चार्ल्स Taggart, another man named Day got killed by Gopinath Saha in 1924, तो इसकी भी मृत्यु का हो गई। और गवर्नमेंट एक्शंस की बात करें तो मैनी रेवोल्यूशनरीज इंक्लूडिंग सुभाष बोस वर अरेस्टेड, गोपीनाथ साहा वाज हैंग्ड, मतलब उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। एंड
यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। चितोंग आर्मोरे रेड्स 1930 में होती है। कब होती है? 1930 में होती है। सूर्या सेन एंड हिज एसोसिएट्स अनंत सिंह, गणेश घोष एंड लोकनाथ बॉल्स organized an armed rebellion to demonstrate and with that possible to challenge the mighty British Empire's armed might। ठीक है, तो ये उतना ज्यादा अभी यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। सूर्या सेन की बात करेंगे। Born March 22, 1894, was fondly known as Mastindra and was a neopora in चित्तौड़गढ़, चितौंग एंड मॉडर्न डे बांग्लादेश, है ना। ये इसका उतना ज्यादा रेलेवेंस ही नहीं है ना, ये हम सब चीजें पढ़ चुके हैं। फिर एक ही है कि 1933 में जवाहरलाल नेहरू वाज अरेस्टेड फॉर सेडिशंस एंड गिवन 2 years सेंटेंस बिकॉज ही हैड कंडेम्ड इंपीरियलिज्म एंड प्रेज्ड द हीरोइज्म ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। एक ये पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ना। क्यों, कौन सा? 1933 में जवाहरलाल नेहरू को सेडिशन के चार्ज में अरेस्ट कर दिया जाता है। आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग इन रेवोल्यूशनरीज, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल अपील टू द यूथ टू गिव अप पिस्टल्स एंड रिवॉल्वर्स, मतलब कि इसको क्या कर दो, आप गिव अप कर दो। किसको करना? गिव अप पिस्टल्स वगैरह का ना। और उसके बाद आता है बिस्मिल्स अफर्म्ड फेथ इन कम्युनिज्म एंड द प्रिंसिपल दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इक्वल राइट ओवर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर्स। ठीक है, एंड देन भगत सिंह मूव्ड अवे फ्रॉम बिलीव्स इन वायलेंट एंड इंडिविजुअल हेरोइक एक्शंस टू मार्क्सिज्म, है ना। एंड ही आल्सो बिलीव्ड दैट द पॉपुलर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट अलोन कुड लीड्स टू द सक्सेसफुल रेवोल्यूशंस। फिर नौजवान भारत सभा 1926 में बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा रीडिफाइनिंग रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, मतलब कि इनको दोबारा से रेवोल्यूशनरीज को डिफाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मास मूवमेंट्स ऑफ द एक्सप्लॉइटेड एंड सप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय द रेवोल्यूशनरी इंटेलिजेंसिया। मतलब कि फिर दोबारा से क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करते हैं ताकि हम जो मास मूवमेंट ला सके। किसके लिए लाना है? एक्सप्लॉइटेड एंड सप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कल्याण के लिए। ठीक है, तो ये रहेगा। एंड भगत सिंह ऑन रेवोल्यूशंस। ठीक है, रेवोल्यूशंस डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व sanguinary strifes nor is there a place in it for personal vendetta and it is not the cult of bomb and pistol। ठीक है, मतलब ये क्या है कि भाई एक तरह का ये बॉम्ब एंड पिस्टल का खेल नहीं है। बाय रेवोल्यूशन वी मीन द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ थिंग्स विच इज बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट इनजस्टिस एंड मस्ट चेंज। मतलब कि जो अन्याय हो रहा है उसे बदलने का एक ये तरीका है। रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो अन्याय है उसे रोकना और उसकी जो उसके कारण जो हार्म हो रहा है उसे सुरक्षित करना है, मतलब कि उस चीज से हमें बचना है। तो उसी का नाम रेवोल्यूशन है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब रिटन बाय भगवती चरण वोरा। Revolutions is defined as the independence, social, political, and economic aimed at establishing a new order of society in which the political and economic exploitation will be impossibility। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट कहानी आती है वो आती है कुछ एमसीक्यू की। तो ये एमसीक्यू आप खुद पढ़िएगा, है ना। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। तो यहाँ तक कि आज की हमारी ये 22 से 28 की कहानी खत्म होती है, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे।